हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः मैं आपका हिंदी मित्र के.आर. चौधरी आपकी इस हिंदी की क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी साथी बहुत ही अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ समय पहले जो हिंदी की सीरीज शुरू की थी व्याकरण की, बहुत ही जल्दी, है ना, कहते हैं कुछ दूर आप चलो कुछ दूर हम चलें, ऐसे करके अपना अपना किराया बचा लेंगे। तो धीरे धीरे करते करते लगभग हमारे 1-2 टॉपिक बचे हैं बस। तो संपूर्ण हिंदी व्याकरण ऑन टिप्स आपको कंटेस्ट हो ही गई है। अब आपको क्या करना है, मैटर आपके नोट्स आपने बना लिए बढ़िया से लेके, अब टॉपिक को बार बार पढ़ना है। जितना रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें साथियों इस ही होगी। और रिवीजन के बाद में जैसे अब वापस से बुक को पढ़ो, अपनी नोट बुक को जो अभी आपने रजिस्टर बनाई है उसको पढ़ो और उसके टॉपिक के ऑब्जेक्टिव निकालो। यूँ चुटकियों में निकल जाएंगे ऑब्जेक्टिव। अगर पहली बात है, थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक हमारी मैटर तैयार नहीं है और अपन सीधे प्रश्न पे आते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा प्रश्नों को करने में। ठीक है, तो निश्चिंत रहें बिल्कुल। और इसी तरह से मैं आपके एमसीक्यू की सीरीज़ भी मैं विचार करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्दी करवा दूंगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू धड़ाधड़ 20 टॉपिक 20 क्लास, 10 टॉपिक 10 क्लास, 1 टॉपिक 1 क्लास। ठीक है, इस प्रकार से लेके चलेंगे। किसी कोई जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय बड़े टॉपिक है तो उनमें हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा लेंगे, 60 से 70 तक प्रश्न कर लेंगे। बाकी वाले छोटे टॉपिक है तो 25-30 प्रश्न कर लेंगे साथियों। तो इस प्रकार से लेके चलेंगे। तो बिल्कुल जिस विश्वास के साथ जुड़े थे, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि आपकी उम्मीद से बढ़ करके दिखाएंगे। और ये जो मैंने बात बोली है इसका रिजल्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में हॉल में जब आप प्रश्न देखेंगे तो आप खुद बोल उठेंगे, क्या गुरुजी पहली क्लास में आपने जो बात बोली थी ना, वंदे मातरम वंदे मातरम, ये हम नहीं हमारी आवाज़ बोलेगी, ये आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप क्लासों को एंजॉय कीजिए। कोई टॉपिक रहेगा तो उसको वापस से रीड कर लीजिए और अब कॉपी को बार बार पढ़िए। जहाँ कहीं आपको इशू लगे तो वापस पूरी क्लास देखने की समस्या आपके ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ डाउट है सीधे वहाँ पे क्लिक करो और देखो, आराम से निश्चिंत रहो। तो अब हिंदी के संदर्भ में आपके 1% भी जो है वो समस्या नहीं रहनी चाहिए किसी प्रकार की, सर ये चीज़ हुई या नहीं हुई। कम्प्लीटली मैंने करवा दिया। अब एक लोकोक्त तुम्हारे बच्चे वो मैं 1-2 क्लास में कंटिन्यू आगे वाली में करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, बढ़ते हैं अपन आगे और बहुत अच्छे से लेके करते हैं शुरुआत। आ जाइए, राधे रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। देखिए, आज की क्लास में हम एक नए बिंदु की बात करने वाले हैं और वो बिंदु है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। साथियों, इसे एकल शब्द के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एकल शब्द। तो बिल्कुल, यानी कोई वाक्यांश होगा, पूरा वाक्य नहीं होगा, शब्दों का समूह होगा, वाक्यांश होगा और उसके लिए हमें एक शब्द काम में लेना है। तो बस ये वाली बातें हम आज की क्लास में करेंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम सीधे मैं पीपीटी लेके आया हूँ। देखो, ये वोकैब है, वर्ड पावर लिए जितना अपन लिख के पीपीटी के द्वारा फटाफट समझेंगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर अप होगी। ठीक है, तो अब देखिए, कई बार क्या होता है, बेसिक बातें आती है। जैसे एक आपको ये दिशा वाला विशेष रूप से ध्यान रखना है। दिशा से संबंधित आपको एक शब्द पूछे जाते हैं। दिशा से संबंधित एक शब्द कैसे? जैसे मैं आपको कहूँ मित्रों, हमारे पास जो दिशा है ना मेजर, ये 4 दिशाएं हैं। ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर। सबसे ऊपर कौन है? उत्तर। उत्तर के ऑपोजिट में कौन होता है? दक्षिण। क्लियर है साथियों? ये पश्चिम है, एक पूर्व है। यहाँ पर आपके कई बार कन्फ्यूज रहता है। ये तो सबको क्लियर है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। उत्तर के विलोम में दक्षिण है। ठीक है मित्रों, इसके लिए आप अगर यहाँ पूर्व पश्चिम में कन्फ्यूज हो तो पप्पू को बुलाओ। किसको बुलाओ? पप्पू। अब पप्पू में ध्यान रखो, पै से पश्चिम, तो इस साइड तो आपके कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। और इधर पू से कौन सी हो जाएगी मित्रों? पूर्व दिशा हो जाएगी। मैं मानता हूँ मेरे सभी मित्रों के इस पप्पू भाई ने हेल्प की है, तो अब आप पप्पू भाई को यहाँ से रवाना कर सकते हो साथियों। ठीक है, क्लियर? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। पप्पू से याद रख लिया, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। मित्रों, ये तो है अपनी मेजर दिशा। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 दिशाएं आपको और भी ध्यान रखनी है, 4। इन दोनों के बीच में जो दिशाएं होती है ना, जैसे उत्तर और पूर्व, उत्तर और दक्षिण मुख्य दिशा है। ठीक है, तो अपन पहले उत्तर लिख देंगे और इधर पूर्व लिख देंगे। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाती है अपने? दक्षिण पश्चिम। और इधर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। यहाँ से हमारा ये प्रश्न बनता है कि जो आपके ये उत्तर पूर्व है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं? इनका प्रश्न कैसे आता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक प्रश्न देता हूँ डायरेक्ट, और प्रश्न से हम समझते हैं। जैसे मित्रों, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, अरे डब जा यार, प्रश्न आएगा आपके, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को कहा जाता है। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा,
उत्तर पश्चिम के बीच की या उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा लिख दो, कोई इशू नहीं। यानी उत्तर पश्चिम के लिए आप कौन सा वाक्यांश के लिए एकल शब्द प्रयुक्त करोगे। ऑप्शन दे रहा हूँ, और ये जब भी दिशा वाला प्रश्न आता है तो आप मान के चलिए साथियों, चारों ऑप्शन हमेशा यही रहेंगे आपके, कभी भी इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये आपके ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी, और ऑप्शन आपको मिलेगा आग्नेय, ऑप्शन आपको मिलेगा वायव्य, ऑप्शन आपको मिलेगा नैऋत्य, और एक आपको मिलेगा VANA विन्ना। आग्नेय हो गया, वायव्य हो गया, नैऋत्य हो गया, और एक हो गया आपके ईशान। ठीक है, ये आपको 4 दिशाएं मिलेगी, सदैव आपको यही मिलेगी जब भी। अब मैंने यहाँ पर उत्तर पश्चिम लिखा है ना, यहाँ पे उत्तर पश्चिम की जगह आपके उत्तर पूर्व आ सकता है, दक्षिण पूर्व आ सकता है, दक्षिण पश्चिम आ सकता है, लेकिन ऑप्शन सदैव यही रहने हैं भाई, उत्तर पश्चिम के बीच। अब हमें कोई भी पूछे, हमेशा यही चारों दिशाओं के नाम है। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखो मित्रों, बात यह है कि दिशा के बगैर अपना काम नहीं चलेगा, दिशा के बगैर अपना काम नहीं चलेगा। तो इसकी एक ट्रिक है, दिशा के बिना काम नहीं चलेगा। तो दिशा के बिना काम नहीं चलेगा, तो प्यारे बंधुओं, दिशा के बिना ध्यान नहीं रखे, आपको ध्यान रखना है दिशा के बिना। क्या ध्यान रखना है? दिशा के बिना। ये अपनी ट्रिक है, VINA विना। मित्रों अपने यहाँ पे V लिखेंगे, इधर I लिखेंगे, इधर N लिखेंगे, और इधर A लिखेंगे। अब आप शब्दों को पकड़ दो और आराम से लेके इसका आंसर समझो। V का अर्थ, अब आपको सबको पता है ये दिशाओं का नाम यही है, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और ईशान, लेकिन याद कैसे रखें? तो इसके लिए विना। V से वायव्य हो जाएगा, I से ईशान हो जाएगा, और प्यारे बंधुओं N से नैऋत्य हो जाएगा, और आपके A से क्या हो जाएगा? आग्नेय। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ तक की बात है सबके क्लियर है। एक बार डायग्राम बनाना है, फिर उत्तर दक्षिण, और फिर इधर पप्पू से पश्चिम और पूर्व, और फिर इनके बीच की दिशा मेजर उत्तर है तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब फिर लिखना है विना, VINA, वायव्य, ईशान, आग्नेय और इधर नैऋत्य। अब हमें क्या पूछा है? उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा। साथियों उत्तर और पश्चिम मेरा, तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई V से, ये क्या हो जाएगा? वायव्य कोण। इसको क्या बोलते हैं अपन? वायव्य। एक फैक्ट ये दिशा वाला आपके क्लियर हो गया, अब मैं मानता हूँ। अब एक यहाँ पे आग से संबंधित, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो एक बार नहीं हजारों बार रिपीट हो चुकी है, तो आग से संबंधित भी आपको कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द ध्यान रखने हैं। आग से संबंधित, आग से संबंधित की मैं बात करूँ तो देखो मुख्य रूप से 4 आग ध्यान रखने हैं आपको। एक तो आपको ध्यान रखनी है जंगल की आग। किसकी आग? जंगल की आग। पहला पॉइंट हो जाएगा आपके जंगल की आग। जंगल की आग को क्या कहते हैं? और दूसरी आपके रहेगी समुद्र की आग, और एक आपके रहेगी मित्रों पेट की आग। पेट की आग, और एक चौथी और अंतिम रहती है पूरे विश्व में फैली आग। पूरे विश्व में फैली आग। पूरे विश्व में फैली आग। यहाँ से कई बार आपके प्रश्न बन जाता है। और इससे पहले हमने युगम शब्द पढ़े हैं, तो मित्रों वहाँ पर आपने एक बात सीखी है, जहाँ पर हमने एक शब्द देखा था आपके अनल और अनिल। एक हमने पढ़ा है अनल, और एक क्या पढ़ा था? अनिल। युगम शब्द में जब मैंने कहा एक आग है एक हवा है, तो मैंने ये भी बात बताई थी जहाँ नल नहीं है, जो सत्य नहीं है वो असत्य, तो जिधर नल नहीं है यानी अनल, वो क्या हो जाएगी? आग। जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या लग जाएगी? आग। और नील बटा नील, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी क्या है? हवा। तो यहाँ से आपको पता है ना, आग का एक पर्यायवाची क्या होता है? अनल। आग, अनल, हुतासन, किरसाणु, ठीक है, ये ज्वाला, दहन, नॉर्मल बातें आग के पर्यायवाची। तो एक आग वाले अनल ध्यान रखना। तो जंगल में जो आग लगती है ना, जंगल को बोलते हैं मित्रों दाव। तो दाव प्लस अनल क्या हो जाता है? दावा नल। ठीक है, रह जाएगा, आराम से लेके रख लेना है। दावा नल, जंगल को बोलते हैं दाव, दाव प्लस अनल, दावा नल। दीर्घ संधि के उदाहरण है। समुद्र को बोलते हैं बड़वे। क्या बोलते हैं? वड़वे या बड़वे, दोनों ही शब्द मिलते हैं, तो बड़वा बोल दो आप। और फिर बड़वा प्लस अनल क्या हो जाएगा? बड़वा नल। समुद्र में भी आग लगती है। साथियों आपने सुना होगा आग का आविष्कार भी पत्थरों के टकराने से हुआ है। तो समुद्र में बीच में जो भी द्वीप टापू वगैरह होते हैं, तो वहाँ चट्टान वगैरह में कोई घर्षण से जो अभी आग लगती है वो क्या होती है? बड़वा नल। एक मक्खी आज कैसे ला भाई डब जा यार, तू जा प्लीज, बात समझ। पेट की आग। मित्रों पेट में एक पाचन के लिए अपना रस होता है, जठर रस, आपने सुना होगा। तो पेट को बोलते हैं जठर। क्या बोलते हैं? जठर। अरे डब जा यार, जठर। और जठर प्लस अनल मित्रों क्या हो जाता है? जठरानल। क्या हो जाता है आपके? जठरानल। क्लियर। और आगे पूरे विश्व में फैली आग, तो विश्व को क्या बोलते हैं? वैश्व, वैश्वानल।
मित्रों वैश्वानर की जगह आपको कुछ गाइडों में वैश्वानर भी मिलेगा, तो हमें दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन में आएगा नहीं। ठीक है, तो विश्व में फैली आग वैश्वानल या वैश्वानर। बाकी जंगल को दाव बोलते हैं, समुद्र को बड़ाव बोलते हैं, पेट में सर जठर रस होता है पाचन के लिए तो जठराग्नि। मित्रों इनके लिए एक एक शब्द आप और भी ध्यान रख सकते हो, कई बार सीधे अनल की जगह अग्नि भी आ जाता है। तो जंगल की आग को अपन क्या बोल देते हैं, दावानल या दावाग्नि। समुद्र की आग हो बड़वानल या बड़वाग्नि। इसी तरह से प्यारे बंधुओं जठराग्नि, पेट की आग क्या हो जाएगी, जठराग्नि और वैश्वाग्नि। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकर आपको ये शब्द ध्यान रखने। अब मैं आपको क्या करता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के सारे अप टू डेट एडी से लेकर चोटी तक आज की क्लास में कंप्लीट वाक्यांश के लिए एक शब्द डन कर लेते हैं अपन। अमूमन संभावना रहती है यहाँ से सारी चीज़ें कवर अप होने की, तो अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक लेके एक एक कर लेते हैं। मुख्य रूप से आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है, इसके अलावा भी बातें अपन करते रहेंगे क्लास में। ठीक है, अब आगे साथियों पहला पॉइंट है, इधर वाक्यांश लिखे हुए हैं, आपको एक शब्द ढूंढना है। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा ये आपको देखना है। भाई साहब जिसका कथन न किया जा सके, देखो पहले आप ये देखो कि भाई जो सत्य नहीं है वो क्या है, असत्य। तो इधर नए आ गए ना तो पहले जोड़ दो, और नए कथन किया जा सके तो लो भाई जो जिसका कथन किया जा सके, जो कह सके अपन वो तो है कथनीय, और जिसका कथन न किया जा सके वो क्या हो जाएगा, अकथनीय। आराम से याद हो जाएगा, 2-4 बार मेरी बात को सुनोगे तो जिसका कथन न किया जा सके क्या हो जाएगा, अकथनीय। जिसको किसी तरह से काटा न जा सके, देखो मित्रों जिसको काटा जा सके वो तो क्या है, काटिए। जिसको काट सकते हैं वो तो क्या हो जाएगा, काटिए। और जिसको काटा नहीं जा सके वो क्या हो जाएगा साथियों, ए जोड़ दो, ए काटिए। जिसको किसी तरह से काट नहीं सकते हैं, जिस बात को अपन टाल नहीं सकते हैं वो क्या हो जाता है, ए काटिए। मित्रों जिसे खाया नहीं जा सके, देखो कुछ चीज़ें होती है खाने योग्य, उनको क्या बोलते हैं, खाद्य। खाद्य मतलब खाने योग्य। पीने योग्य को क्या बोलते हैं, पेय। पेय पदार्थ पीने योग्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ। और जिसको खाया नहीं जा सके, नहीं आ गया ना तो आगे ए जोड़ दो, जिसको खाया नहीं जा सके वो क्या हो जाता है साथियों, एक खाद्य। आगे अपन बात करेंगे, वह स्थान जिस पर कोई जा नहीं सके, कोई जा नहीं सके। अब देखो वह स्थान जिस पर कोई जा नहीं सके, देखो जाने के लिए संस्कृत धातु आती है गम, क्या आती है, गम। और गम का रूप परिवर्तित होकर बनता है गच्छ। ये कुछ याद हुआ वो नहीं हुआ वो संस्कृत में आपने पढ़ती पढ़ते पठंती गस्ती गस्ते गच्छन्ति बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जहाँ पर अपन जा सकते हैं ना साथियों उसको तो बोलते हैं गम्य, क्या बोलते हैं, गम्य। और ये कह रहा है जिस स्थान पर कोई जा नहीं सके, जिस स्थान पर कोई जा नहीं सके, तो आगे हमें ए जोड़ देना है। न के लिए अपने को क्या जोड़ना है, ए, तो क्या बन जाएगा, अगम्य। और साथियों जो सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला, तो जिसको अपन गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, गणीय कहते हैं। जिसको अपन गिन सकते हैं वो क्या है, गणीय। और सबसे पहले यानी सबसे आगे गिना जाता है तो उसको मित्रों अपन कहते हैं अग्रगणीय। क्या कहते हैं, अग्रगणीय। आराम से याद हो जाएगा, अग्रगणीय। अग्र यानी आगे यानी पहले, और जिसको गिन सके वो क्या है, गणीय। वह जो पहले जन्म हो। साथियों आपने ये सब तो सुना ही होगा, अनुज और अग्रज, 100% सुना है ऐसा मैं मानता हूँ। अनुज, अनुज का ऑपोजिट होता है मित्रों अग्रज। जय प्रत्यय आता है जन्म के लिए, अनु यानी बाद में यानी पीछे, यानी जिसका जन्म बाद में या पीछे होता है, यानी जो छोटा भाई है बाद में जन्म होता है वो कौन होता है, छोटा भाई। तो छोटे भाई को अपन क्या बोलते हैं, अनुज। अनुज का विलोम होता है आपके अग्रज। अग्र यानी आगे यानी पहले, जय यानी जन्म हुआ है जिसका, तो आगे यानी पहले, जय यानी पैदा हुआ है जो जिसका जन्म हुआ है वो कौन होता है, बड़ा भाई। तो अनुज का विलोम क्या होता है, अग्रज। अग्र यानी पहले जन्म हुआ है बड़ा भाई, और अनुज बाद में जन्म हुआ है छोटा भाई। साथियों अगर इसका मैं स्त्रीलिंग बनाऊँ तो छोटी बहन को बोल देंगे अपना आ जोड़ देंगे अनुजा, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, बड़ी बहन अग्रजा। तो आप समझ गए होंगे। तो जिसका जो पहले जन्म हो, पहले मतलब आगे, यानी जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या कह देते हैं, अग्रज। क्या कह देते हैं साथियों, अग्रज। मैं मानता हूँ ये भी चीज़ें आपके क्लियर है। नेक्स्ट है वह जो इंद्रियों पर, इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। साथियों वह चीज़ जो इंद्रियों से अपन नहीं जान सकते हैं, जैसे आपको पता है हमारे मुख्य रूप से 5 इंद्रियाँ हैं, सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं, ठीक है, स्वाद के लिए जीभ है, स्पर्श के लिए त्वचा है। तो इस प्रकार से लेकर तो जिसको अपन इंद्रियों द्वारा जान सकते हैं वो तो है गोचर, और जिसको इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके तो वो क्या हो जाएगा, अगोचर। अगोचर। आगे एक वर्ड आएगा हमारे इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे। तो साथियों जो इंद्रियों से परे हो तो उसे इंद्रियातीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंद्रिया प्लस अतीत, इंद्रियातीत। तो परे के लिए जनरली यही शब्द आएगा, अतीत, हर जगह आगे ये चीज़ें आती रहेगी। अभी हमने कहा है जिसको हम इंद्रियों द्वारा न जान सके,
उसको क्या बोल देंगे, अगोचर बोल देंगे। साथियों वह जो कभी बूढ़ा नहीं हो, मित्रों बूढ़ा के लिए शब्द आता है जरा। देखो जरा दो प्रकार का होता है, मैं आगे क्लियर कर लेता हूँ आपके। ये जरा इसका अर्थ होता है बुढ़ापा या बुढ़ापा लिख दो, जरा बुढ़ापा। और एक इस जरा के नीचे मैं नुक्ता लगा दूं, जो नीचे बिंदी होती है उसे अपन नुक्ता बोलते हैं। तो मैं कहूँ जरा सा नमक देना, यानी थोड़ा सा नमक देना, थोड़ा या तनिक, इसका अर्थ हो जाएगा। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, इस जरा का अर्थ है बूढ़ा। और मित्रों जो बूढ़ा नहीं हो तो वो आगे ए जोड़ दो, ए जरा नहीं रहेगा, फिर वो अजर हो जाएगा। जर यानी बूढ़ा, ए नहीं। जो बूढ़ा नहीं होता है उसे अजर बोलते हैं। आपको पता है बूढ़ा कौन नहीं होता है? जनरली अजर देवता का प्रयोग होती है कि भाई देवता अजर है, अमर है। अमर यानी न तो मरते हैं, और अजर यानी न बूढ़े होते हैं, ठीक है। जर यानी बूढ़ा, ए यानी नहीं, ठीक है। तो देवता अजर है, तो अजर का अर्थ होता है जो बूढ़ा नहीं हो। तो जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे अपन क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। क्लियर? आगे आओ। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो। देखो शत्रु को अपन क्या बोलते हैं, शत्रु पैदा होने को बोलते हैं भाई जय, और यहाँ पर अपन बोल देंगे जात, जात यानी जन्मा। तो जिसका शत्रु, जात यानी जन्मा, और ये कह रहा है जिसका शत्रु कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, तो ए जोड़ दो। तो जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, आप शब्द की संरचना समझोगे ना, ये शब्द अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अजात शत्रु। अब मेरी बात को सुनो। जिसका कथन न कर सके, ए कथनीय। जिसे किसी तरक से नहीं काट सके, ए काटिए। जो खाया नहीं जा सके, ए खाद्य। वह स्थान जिस पर कोई जा नहीं सके, अगम्य है। भाई साहब जो पहले गिना जाने वाला है, अग्रगण्य है। जो पहले जन्मा है, अग्रज। और इस तरह से जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके, अगोचर। और जो कभी बूढ़ा नहीं हो, अजर। और जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, तो सर ए यानी नहीं, जात यानी पैदा हुआ, शत्रु तो अजात शत्रु। जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ किसे क्या बोल देंगे, अजात शत्रु। नेक्स्ट आओ, आराम से लेके इस प्रकार हम धीरे धीरे करके आज की क्लास में बहुत सारे शब्द सीख लेंगे। वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके। देखो विजय का अर्थ है जीतना। तो जिसको अपन जीत लें वो तो क्या होता है, जयी। और मित्रों जिसको जीता नहीं जा सके वो क्या है, अजय। जैसे आपने सुना होगा राजस्थान में भरतपुर का किला है जो अजयगढ़ है, जिसको कभी कोई जीत नहीं पाए। तो अजय जिसको जीता नहीं जा सके। बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिनके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, तो जिसको जीत नहीं सके वो क्या हो जाएगा, अजय। आगे एक मैं बात और बता देता हूँ, जिसको जाना नहीं जा सके, जिसे या जिसके बारे में जानना, जिसके बारे में जाना नहीं जा सके, जिसके बारे में जाना नहीं जा सके, जाना नहीं जा सके, उसे बोलते हैं मित्रों अज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ है जानना, और ए यानी नहीं। तो जिसके बारे में आप जान नहीं सकते वो क्या होता है, अज्ञेय। और जिसे जीत नहीं सकते हैं, अजय। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो, मैंने कहा ना जो परे हो, उसे उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, अतीत, ठीक है। या फिर यहाँ पर अपना अतीन्द्रिय भी लिख सकते हैं। जैसे जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो तो अतीन्द्रिय। अति प्लस इंद्रिय, दीर्घ संधि हो जाएगी और आपके शब्द बन जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय, दीर्घ बन जाएगी, दीर्घ संधि। मात्रा से अधिक वर्षा का होना। देखो साथियों वर्षा के लिए शब्द आता है वृष्टि। क्या आता है, वृष्टि यानी बारिश। अधिक बारिश हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि। ज्यादा बारिश, अति का विलोम होता है क्या, अल्प। इसको क्या विलोम क्या होता है इसका, अल्पवृष्टि। देखो जरूरत से अधिक बारिश होना, अति सर्वत्र वर्जित, अति यानी ज्यादा, ज्यादा बारिश तो अतिवृष्टि, और अल्प यानी थोड़ी बारिश होना। मित्रों अल्पवृष्टि इसका विलोम है। अल्पवृष्टि ऑप्शन नहीं हो तो अपन कह सकते हैं अन प्लस अवृष्टि, अनावृष्टि भी। देखो इनका अर्थ क्या है, अतिवृष्टि यानी ज्यादा बारिश है, अल्पवृष्टि यानी थोड़ी बारिश है। मुख्य विलोम तो यही है, अतिवृष्टि का, अल्पवृष्टि। और अनावृष्टि यानी बारिश है ही नहीं, सूखा है, काल है, तो ये हो जाएगा। आगे देखो तो मात्रा से अधिक वर्षा हुई है ना, अति हुई है ना, तो इसे बोलते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या बोलेंगे, अतिवृष्टि। क्लियर? नेक्स्ट आओ, वह जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। मित्रों देखो जिसकी तुलना की जा सके तो वो तो क्या है, तुलनीय। और जिसकी तुलना नहीं कर सकते, ए जोड़ दो, अतुलनीय। जिसकी तुलना नहीं की जा सके, अतुलनीय। नेक्स्ट है मित्रों, वह जिसके जैसा दूसरा नहीं हो। देखो दूसरे को क्या बोलते हैं, द्वितीय। और जो जिसके जैसा दूसरा नहीं है, अद्वितीय। जिसके जैसा कोई दूसरा न हो इसे क्या बोलेंगे, अद्वितीय। साथियों वह जो दूर की बात न सोच सके। देखो जो दूर की बात सोचता है उसे अपन कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं, दूरदर्शी। भाई जो दूर की बात सोच सकता है कि भाई वो तो दूरदर्शी है, ठीक है।
आगे की सोच के चल रहा है, और जो दूर की बात नहीं सोच सके तो ए जोड़ दो, ए दूरदर्शी, यानी पहले अपन ए वाली पढ़ रहे हैं साथियों। और जो दिखाई नहीं दे, तो जिसको अपन देख सकते हैं वो तो क्या है, दृश्य, और जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जो दिखाई नहीं दे, वो क्या हो जाता है, अदृश्य है। नेक्स्ट है आत्मा से संबंधित, इसके लिए मित्रों शब्द आता है अध्यात्म। अधि प्लस आत्म क्या होता है, अध्यात्म। कौन सी संधि, अगर मैं पूछूं आपको अध्यात्म में, बता पाएंगे आप अध्यात्म में कौन सी संधि है? तो ई की जगह ये होता है, तो ध्याय में ई जोड़ दो, अधि और फिर आत्म, अधि प्लस आत्म अध्यात्म। ई का यह बनता है यण संधि में। कौन सी संधि बनता है, यण संधि में। तो अधि प्लस आत्म अध्यात्म, ठीक है। आगे है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। देखो दो भूमियां होती है, ये मेरे पास पहाड़ है, एक तो है पहाड़ के ऊपर की भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, और एक है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो पहाड़ के ऊपर की भूमि को क्या कहेंगे और नीचे की भूमि को क्या कहेंगे? तो मित्रों देखो, ये मेरे पास पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब जो इसके ऊपर भूमि है ना, एक अधितय का है और एक उपतय का है, ध्यान रखना। एक तो क्या है, अधितय का, और एक क्या है, उपतय का। अधितय का ऑपोजिट उपतय का, उपतय का ऑपोजिट अधितय का। याद कैसे रखें सर? तो देखो ये मित्रों मेरे पास भूमि है, यहाँ पर बताओ अध्यक्ष ऊपर होता है, उपाध्यक्ष ऊपर होता है। ध्यान रखो, अधि मतलब अध्यक्ष, उपतय का मतलब उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष ऊपर है, तो ऊपर की भूमि को तो अपन बोलते हैं क्या, अधितय का। और पर्वत के नीचे की जो पास की समतल भूमि होती है, इसे क्या बोलते हैं, उपतय का। भाई सर अध्यक्ष के नीचे कौन होता है, उपाध्यक्ष। इस लॉजिक से ध्यान रखना है। ऊपर की भूमि सर, ऊपर अध्यक्ष होता है मतलब अधितय का, और अध्यक्ष के पास में नीचे उपाध्यक्ष होता है तो उपतय का। समझ गया बात में? तो अब यहाँ पे आओ मित्रों, हमें पूछा है पहाड़ के ऊपर की भूमि, तो सर ऊपर कौन होता है, अध्यक्ष। तो इसे क्या बोल देंगे, अधितय का। क्या बोल देंगे साथियों, अधितय का। अब इसको रिपीट करो, देखो जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके अजय, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो अतीन्द्रिय, मात्रा से अधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि, जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं अतुलनीय, जिसके जैसा द्वितीय नहीं है, कोई दूसरा नहीं है अद्वितीय, जो दूर की नहीं सोचता है अदूरदर्शी, जो दिखाई नहीं दे अदृश्य, आत्मा से संबंधित अध्यात्म, पहाड़ के ऊपर की भूमि अधितय का। आराम से ये बेसिक बातें हैं, आपकी समझ में आ जाएगी। चलिए आगे। अब है गजट में प्रकाशित सूचना। देखो ये पत्र लेखन जिनके सिलेबस में होता है उनको पता होता है कि एक सूचना होती है जिसे कहते हैं अपन अधिसूचना। क्या कहते हैं, अधिसूचना। तो अधिसूचना वो सूचना है जो सरकार के राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित होती है। मित्रों कहाँ पे प्रकाशित होती है, गजट में। तो गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या बोलते हैं मित्रों, अधिसूचना। वह कथा जो मूल कथा में आई, तो मूल कथा में आती है ना, उस कथा का नाम क्या है, अंतरकथा। वह कथा जो मूल कथा में आई उसे क्या कहते हैं, जो मूल कथा में आई उसे कहते हैं अंतरकथा। वह जो सबके मन की बात जानता है। देखो बाबा जाने सबके मन की बात, तो भाई जपनाम है ना, तो जो सबके मन की बात जानता हो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतर्यामी। कि भाई वो तो बाबा जी तो अंतर्यामी है, हमारे मन की बात उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाती है, तो वो है अंतर्यामी। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अपन क्या कहते हैं, अंतर्यामी। अगला है अनेक राष्ट्रों के बीच। इसके लिए आपकी एक बात समझनी, देखो एक आपने ये शब्द सुना है मित्रों, अंतर्जातीय, और एक ये होता है आपके अंतर्जातीय। फर्क क्या है, तो एक इंटरकास्ट मैरिज सुना है ना आपने, तो वो ये देखो अंतर्जातीय। अब देखो जाति के अंदर रहे है ना, तो इसका अर्थ होता है एक ही जाति में, एक ही जाति में। और यहाँ उपसर्ग ये है अंतर, रे हलंत वाला अंतर, ठीक है, ये उपसर्ग अंतर्जातीय। और इधर अंतर पूरा है, अंतर और जाति अलग अलग है ना, इसका मतलब है अलग अलग जातियों में, अलग अलग जातियों के मध्य, अलग अलग जातियों के मध्य। इसी तरह से ये शब्द है आपके अंतरराष्ट्रीय, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय फर्क क्या है, तो देखो इसमें तो अंतर में रह कैसा है, आधा, और इसमें रह कैसा है, अंतर में रह पूरा है अंतर। तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर रह आगे ना, इसका मतलब एक ही राष्ट्र में, एक ही राष्ट्र में, या राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र में या राष्ट्र के अंदर बोल सकते हैं अपन। राष्ट्र में जो अंदर होता है, राष्ट्र के अंदर का मैटर है, वो अंतरराष्ट्रीय। और ये अंतर और राष्ट्रीय अलग अलग है ना, इसका मतलब है अलग अलग राष्ट्रों के बीच, अलग अलग राष्ट्रों के बीच। ये मैंने आपको संधि में भी पढ़ा है, लास्ट में संधि में हमने पढ़ा है अंतर और पुनः संधि के लास्ट वाले पदों में देखा है साथियों। तो अब यहाँ इसने क्या कहा, वो कहाँ गया अपने शब्द, अनेक राष्ट्रों के बीच।
अलग अलग राष्ट्रों के बीच होता है साथियों। तो अनेक राष्ट्रों के बीच के लिए आपके पास में शब्द है अंतरराष्ट्रीय। अनेक है ना, अलग अलग राष्ट्र है ना, तो अंतर पूरा लिखो और फिर लिखो राष्ट्रीय। ध्यान रखना, यही शब्द ध्यान रखना आपको। कई बार टाइपिंग एरर की वजह से आपको अंतरराष्ट्रीय यहाँ भी दिख सकता है, लेकिन वो है राष्ट्र के अंदर रहे, इसका मतलब एक ही राष्ट्र में, और अलग अलग के बीच क्या हो जाता है अंतरराष्ट्रीय। वह जिसका कोई अंत नहीं हो। भाई जिसका अंत हो जाए वो तो क्या है अंत, और अंत नहीं हो वो क्या है, जो उचित नहीं हो वो क्या है अनुचित। तो जिसका अंत नहीं हो वो क्या है अनंत। अब सर न पूरा है, ए फिर आगे ए नया न में ए जुड़ गया, न पूरा और फिर नत। तो जिसका अंत नहीं हो उसे क्या बोलते हैं अनंत। ठीक है। वह जिसका दूसरे से संबंध नहीं हो, वह जिसका दूसरे से संबंध नहीं हो, दूसरे को अपन क्या बोलते हैं अन्य। और जिसका अन्य से संबंध नहीं हो तो जो उचित नहीं हो अनुचित, और जिसका अन्य से संबंध नहीं है साथियों वो क्या है अनन्य। अब देखो न के अंदर आगे ए आगे न पूरा और अन्य। अनन्य जिसका किसी और से कोई संबंध नहीं हो साथियों, जिसका अंत नहीं हो अनंत, जिसका अन्य से संबंध नहीं हो अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता नहीं हो। ये ज्ञ वाले हैं, विलोम शब्दों में बहुत ज्यादा चलते हैं। देखो आप सभी जानते हैं सर, ज्ञ का अर्थ है जानकार और ए नहीं। तो जिसे ज्ञान नहीं है अज्ञ, इसको बोलते हैं अपन मूर्ख। जिसे ज्ञान नहीं है तो इसका विलोम होता है मित्रों विज्ञ। विज्ञान विशेष रूप से ज्ञान है या प्रज्ञ, प्रबल रूप से जो जानकारी रखता है, ठीक है, ज्ञान है वो। अज्ञ जिसे ज्ञान ज्ञानी बाबा है नहीं, तो जो ज्ञानी बाबा नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं है, किसी बात की जानकारी नहीं है, अज्ञ मूर्ख, और विज्ञानी विशेष ज्ञान रखता है। एक होता है मित्रों अल्पज्ञ। अल्प यानी थोड़ा है ज्ञान, और इसका विलोम क्या होता है बहुज्ञ, जिसे बहुत ज्ञान है। सर्वज्ञ सब कुछ ज्ञान है, जिसको जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। इसी तरह से एक शब्द होता है अभिज्ञ, या ए प्लस विज्ञ नहीं है, मूल तो ज्ञ ही है, उपसर्ग अभि। अभिज्ञ का अर्थ है जानकार है, और जो उचित नहीं अनुचित। इसी तरह जो अभिज्ञ नहीं है तो अन प्लस अभिज्ञ क्या हो जाता है अनभिज्ञ। कैसे सर, न में ए आया तो न पूरा और फिर विज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान। तो अभिज्ञ यानी जानकार, अभिज्ञ का अर्थ क्या हुआ जानकार, और अनभिज्ञ यानी अनजान। तो यहाँ पे यही शब्द आएगा अनभिज्ञ। कह रहा है जिसे किसी बात का पता ही नहीं हो, जिसे जानकारी नहीं हो, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं अनभिज्ञ। क्या बोल देंगे प्यारे बंधु अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी नहीं हो। देखो स्वामी को क्या बोलते हैं नाथ, और जिसका कोई स्वामी है ही नहीं क्या बोल देंगे अनाथ। प्यारे बंधुओं पलकों को बिना गिराई, पलकों को बिना गिराई, तो इसके लिए आपके पास शब्द आता है अनिमेष। क्या आता है एनिमेष, अनिमेष। मित्रों आगे आपके पास में शब्द आएगा निर्निमेष, इसी क्लास में आएगा निर्निमेष। यह पलकों को बिना गिराई क्या होता है एनिमेष। ये मैं क्लियर लिख देता हूँ थोड़ा सा, एनिमेष, एनिमेष, एनिमेष। निर्निमेष क्या होता है पलकों को बिना गिराई एक टक देखना, क्या होता है निर्निमेष। ये आगे आ जाएगी बात है, निश्चिंत रहना है आपको। एक बार वापस पढ़ लो। गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना अधिसूचना, जो कथा मूल कथा माती अंतर कथा, जो अपने मन की बात जानता है अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच है अंतर्राष्ट्रीय, जिसका अंत नहीं हो अनंत, जिसके समान कोई दूसरा अन्य नहीं हो, जिसका अन्य से संबंध नहीं हो अनन्य, जिससे किसी बात का पता नहीं हो अनभिज्ञ। अभिज्ञान जानकार, अनभिज्ञ अनजान, जिसका कोई स्वामी नहीं हो, नाथ नहीं हो अनाथ, और पलकों को बिना गिराई अनिमेष। नेक्स्ट आ जाइएगा मित्रों, और नेक्स्ट स्लाइड है वह जिसका वर्णन न किया जा सके। बड़ा ही खतरनाक वाला शब्द है, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता ही बनता है मित्रों। तो जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वाणी से वर्णन किया जा सके वो तो होता है वचनीय। वचनों से जिसका वर्णन हो जाए वचनीय, और जिसका वर्णन न किया जा सके तो इसके लिए शब्द आता है मित्रों अनिर्वचनीय। आधार है आगे वह पे चला जाएगा। अनिर्वचनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सके और जिसे रोका नहीं जा सके, तो मित्रों इसे कहते हैं अनिरुद्ध। जिसे रोका नहीं जा सके उसके लिए क्या शब्द आता है अनिरुद्ध। आप साथ साथ स्वयं प्रयास करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो। भाई साहब इसे बोलते अनिवार्य है। जो चीज कंपलसरी है वो क्या होती है अनिवार्य है। देखो आप जैसे 10वीं करके बाहर आए, आपने आर्ट्स ली चाहे कॉमर्स ली चाहे साइंस ली, हिंदी अनिवार्य थी आपकी कि हिंदी तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बिना कार्य संभव ही नहीं है, इसके बिना आपके 11th 12th संभव ही नहीं है। इंग्लिश कंपलसरी, अनिवार्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कंपलसरी, तो हिंदी इंग्लिश अपने कंपलसरी होती थी कि इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो क्या बोलते हैं अनिवार्य। और वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, ऐसी उक्ति जो परंपरा से चल रही हो।
भाई ये क्लियर तो कुछ नहीं है, बस क्या चल रही है तो अनुश्रुति। कोई ऐसी बात है जो इसका हम अनुसरण कर रहे हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, इस प्रकार से जो चीजें चल रही है उससे अपन क्या कहते हैं, अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि नहीं बताए जा सके, आगे बात है। देखो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, भाई जिसके बारे में आप कुछ वर्णन कर ही नहीं सकते हो, अनिर्वचनीय। और जिसके लक्षण प्रकार नहीं बता सकते हो, वो भी सेम ही है मित्रों, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हो आप, जिसके आप लक्षण नहीं बता पा रहे हो, वो क्या है, अनिर्वचनीय। और जो अनुकरण के योग्य हो, भाई साहब जो अनुकरण के योग्य है वो तो क्या हो जाएगा, अनुकरणीय है। बिल्कुल बेसिक बात है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार नजर में निकालना है, निकाल लो। आगे देखो, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, भाई ये पारिभाषिक शब्दावली में भी हमने पढ़ा है। सहायता जो होती है ना कि भाई तुझे ग्रांट मिला, क्या ग्रांट मिला कि नहीं मिला, तो ग्रांट को क्या बोलते हैं, अनुदान। कोई भी हेल्प होती है जो आपकी, वही क्या है, अनुदान। तो जो किसी कार्य के लिए सहायता की जाती है, अनुदान बोलते हैं। और अगला है साथियों, वह जो बाद में जन्मा हो। पहले वाला तो अग्रज, अग्रणी आगे जन्मा है, अनु यानी पीछे, तो जो बाद में जन्मा हो क्या कहलाता है, अनुज। क्या कहलाता है साथियों, अनुज। और प्यारे साथियों, जो व्यर्थ खर्च करता है, जो फालतू में खर्च करता है, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, इसे कहते हैं अपव्ययी। अपव्ययी, वह यानी खर्च करना। मित्रों, अपव्ययी का विलोम क्या होता है पता है आपको, जो बिना सोचे समझे खर्च करता है, इसका विलोम होता है मितव्ययी। जो सोच समझकर आवश्यकता अनुसार खर्च करता है, उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। तो देखो इधर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसे रोका नहीं जा सके, अनिरुद्ध। जिसके अभाव में कोई काम संभव ही नहीं हो, अनिवार्य। ऐसी परंपरा जो परंपरा से चली आ रही कोई युक्ति, अनुश्रुति। जिसका गुण लक्षण कुछ नहीं बता सकते, अनिर्वचनीय। जो अनुकरण के योग्य है, अनुकरणीय। कोई कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है, जो ग्रांट दिया जाता है, अनुदान कहलाता है। बाद में वाला अनुज है, पहले वाला अग्रज है। जो व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी है। ठीक है, जो व्यर्थ खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं अपना, अपव्ययी कहते हैं। वह कारण जिसको टाला नहीं जा सके। कई बार आपने ये सुना कि भाई अपरिहार्य कारणों से आज संस्थान का अवकाश रहेगा, तो अपरिहार्य, जिसको टाल नहीं सके, जिसका परिहार नहीं किया जा सके। जिसका परिहार किया जा सके वो तो क्या है, परिहार्य। और जिसका परिहार नहीं किया जा सके, जिसको टाल नहीं सकते हैं, वो क्या होता है मित्रों, अपरिहार्य। समझे बात को। तो जिससे टाला नहीं जा सके, उसके लिए अपने पास शब्द आता है मित्रों, अपरिहार्य। क्या आता है, अपरिहार्य। वह जो पढ़ा हुआ नहीं हो, भाई देखो एक चीज होती है पढ़ा हुआ मतलब पठित, और जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको अपन क्या बोल देते हैं, अपठित। क्या बोल देते हैं साथियों, अपठित। तो जो पढ़ा हुआ नहीं है उसके लिए आपके पास शब्द आता है अपठित। परीक्षा में नहीं होता है कई बार कि आपके अपठित गद्यांश आएगा, जो अभी सिलेबस में क्लियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई गद्यांश आएगा, बस उसमें से आंसर देना है, तो वो अपठित हो जाएगा। और मित्रों, ये तो खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो, उसे कहते हैं मित्रों अप्रत्याशित। अप्रत्याशित में आपको मूल शब्द कई बार पूछा जाता है। अप्रत्याशित में कई बार प्रश्न आया है मूल शब्द का, अप्रत्याशित। तो मित्रों यहाँ पर अ उपसर्ग है, फिर यह की जगह ई कर दो, प्रति भी उपसर्ग है, फिर आशा मूल शब्द है, और आशा में क्या प्रत्यय है, इत। आशा मूल शब्द है, ए और प्रति दो उपसर्ग है, ये दोनों क्या है, उपसर्ग है। और इत जो पीछे जुड़ता है वो क्या है, प्रत्यय है। समझ गए बात को। तो वह जिसकी पहले से कोई आशा नहीं की गई हो, उसे क्या कहते हैं मित्रों, अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा है, भाई साहब जिस पर हमने उसमें पारिभाषिक शब्दावली में पढ़ा था, एक्यूज्ड, यानी जो आरोपी है, जो अभियुक्त है। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं मित्रों अपन अभियुक्त। क्या कहते हैं, अभियुक्त या आरोपी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अभियुक्त ही ध्यान रखना आपको। अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चल रहा है, अभियुक्त है, मतलब जिसे एक्यूज किया गया है, एक्यूज्ड, अभियुक्त को बोलते हैं, आरोपी को बोलते हैं। और वह जिसे भेदा नहीं जा सके। देखो दो बातें होती हैं, जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसे भेदा नहीं जा सके, या फिर अपन इसके लिए मैं ये लिखा देता हूँ, हाँ ये लिख दो, जिसे भेदा नहीं जा सके। और एक आता है जिसे भेदना कठिन हो, जिसे भेदना कठिन हो। देखो एक तो कह रहा है भेद ही नहीं सकते, तो नहीं भेद सकते तो है अभेद्य, नहीं भेद्य नहीं भेदना। तो जिसे भेद नहीं सकते, जो भेदने योग्य नहीं हो, वो है अभेद्य। और जिसे भेदना कठिन आ जाए ना,
साथियों यही ध्यान रखना है, कहीं भी कठिन आ जाए तो दूर जोड़ दो। दूर उपसर्ग का अर्थ है कठिन, दुर्भेद्य। समझ गए बात को? ये बातें अपने रिपीट होती रहेगी। जो काम नहीं कर सकते ए जोड़ दो, अभेद्य। जो काम कठिन है उसके लिए दूर उपसर्ग जोड़ दो, दुर्भेद्य। प्रश्न क्या था हमारा? जिसे वेदा नहीं जा सकते, वेद ही नहीं सकते हैं तो अभेद्य। यार वेद में कठिन हो, दुर्भेद्य, अभेद्य। आगे जो 6 माह में एक बार होता है, देखो मित्रों, जो 12 महीनों में एक बार होता है उसे कहते हैं वार्षिक। 12 महीने मतलब एक वर्ष, वर्ष में एक बार होता है वार्षिक, महीने में एक बार होता है मासिक, 15 दिन में एक बार होता है पाक्षिक, 7 दिन में एक बार होता है साप्ताहिक। लेकिन जो 6 महीने में एक बार होता है, मतलब साल महीने कितने? 12, 12 का आधा हो गया 6। जो 6 महीने में एक बार होता है मित्रों उसे कहते हैं अर्धवार्षिक। क्या कहते हैं? अर्ध आधा। जो 12 महीने में हो, वर्ष में हो, वो तो वार्षिक, और जो 6 महीने में हो क्या है? अर्धवार्षिक। क्या कहलाता है साथियों? अर्धवार्षिक, जो 6 महीने में एक बार हो और जिसे कम ज्ञान हो। मित्रों ज्ञान को क्या बोलते हैं? ज्ञ। और क्या है? कम ज्ञान। तो कम ज्ञान वाले को अपन क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। क्या बोल देंगे? अल्पज्ञ। जिसे अल्प ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है, वो साथियों अपना क्या हो जाता है? अल्पज्ञ हो जाता है। आगे जिसका वध नहीं किया जा सके, जिसका वध कर सकते हैं वो तो क्या है? वध्य। वध्य वध करने योग्य है, और जिसका वध नहीं कर सकते अवध्य। जैसे गाय वगैरह को हिंदू धर्म में क्या माना गया है? अवध्य माना गया है। इनका वध करना संभव जो है अच्छी बात नहीं है, वो बातें हैं भाई। वह घटना जो अवश्य घटित होने वाली है भाई साहब, जो अवश्य घटेगी ना, अवश्य संभावित है ना, उसे कहते हैं अवश्यंभावी। अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। जो घटना होनी ही होनी है उसे क्या कहेंगे साथियों? अवश्यंभावी। अब एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं, आप आराम से लेके इनको चाहें तो पहले पढ़ सकते हैं। मित्रों वह कारण जिसे टाल नहीं सकते हैं, अपरिहार्य कारण है। वह जो पढ़ा हुआ नहीं है, अपठित है। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, अप्रत्याशित है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो सर, अभियुक्त है, आरोपी है। जिसे भेद नहीं सकते, अभेद्य। यहाँ नहीं की जगह कठिन आ जाए तो दुर्भेद्य। 6 महीने में एक बार अर्धवार्षिक है, षणमासिक भी कह सकते हैं अपने इसको। अर्धवार्षिक के लिए एक शब्द आपके 6 महीने में एक बार, षट प्लस मासिक, षणमासिक या आपके अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक शब्द ज्यादा उपयुक्त है। कम ज्ञान है, अल्पज्ञ। बहुत ज्ञान है, बहुज्ञ। ज्ञान ही नहीं है, अज्ञ, जिसको मूर्ख कहते हैं। जिसे विशेष ज्ञान है, विशेषज्ञ या विज्ञ। जिसका वध नहीं कर सकते, अवध्य। और जो अवश्य घटने वाला है वो है अवश्यंभावी। नेक्स्ट आओ। वह जो कानून के विरुद्ध हो, भाई साहब जो कानून के अकॉर्डिंग है वो तो है वेद, और जो कानून के विरुद्ध है उसको अपन क्या बोलते हैं? गैर कानूनी या अवैध। गैर कानूनी, जो कानून के विरुद्ध है उसे क्या बोलते हैं? गैर कानूनी, या क्या बोल देते हैं मित्रों? अवैध। यानी जो वेद नहीं है, अवैध है। वह जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के काम करे। अच्छा, वेतन लेके दुनिया काम करती है तो वो काम तो कैसा हो गया? वेतनिक। और जो वेतन के बिना काम करे वो क्या हो गया साथियों? अवेतनिक। क्या हो जाएगा? अवेतनिक। बहुत नॉर्मली शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द है, अच्छा शब्द है। अरे भाई, अवेतनिक। वह जिसे क्षमा नहीं कर सकते, भाई देखो जो क्षमा करने योग्य है वो तो क्या है? क्षम्य। और जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो क्या है? अक्षम्य है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जिसे क्षमा नहीं कर सकते वो क्या होता है साथियों? अक्षम्य। क्लियर? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। देखो 2 प्रकार के हथियार हैं। एक हथियार है जो फेंक के चलाए जाते हैं, और एक हथियार होते हैं जो हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं। साथियों एक को अस्त्र कहते हैं और एक को शस्त्र कहते हैं। याद कैसे रखें? याद कैसे करें मित्रों? देखो अस्त्र कैसे लिखते हैं? अस्त्र कैसे लिखते हैं? अस्त्र ऐसे लिखते हैं। अब इसको समझो, ये क्या बना? ये क्या बना सर? त्रिशूल बन गया ये तो बताओ। त्रिशूल पकड़ के चलाते हैं, त्रिशूल फेंका जाता है। अरे गुरुजी बहुत नॉर्मल, त्रिशूल फेंका जाता है, मतलब जो फेंक करके चलाए जाते हैं साथियों वो अस्त्र होते हैं, और बाकी जो बच गया वो हाथ में पकड़ कर चलाने वाले हथियार क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। तो बहुत नॉर्मल बात है इधर। तो जिसको फेंक कर चलाया जाता है, तो फेंकता सर, फेंकते त्रिशूल को ऐसे लिखते हैं तो ऐसे अस्त्र हो जाएगा। मित्रों जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं हो, मैंने कहा ना ज्ञान है मतलब ज्ञ है, और कुछ भी ज्ञान नहीं है अज्ञ। मूर्ख जिसे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मूर्ख कह सकते हैं। पूरे जीवन भर, जीवन तक, अरे सर आजीवन, आ उपसर्ग अविभाव समास में भी पढ़ा है। आजीवन मतलब जीवन भर, जीवन पर्यंत। अपनी ही हत्या, देखो एक तो होती है अपनी ही हत्या, वो है आत्महत्या। अपनी ही हत्या, खुद की हत्या क्या होती है? आत्महत्या।
लेकिन यहाँ आत्महत्या पूछा ही नहीं है आपको, यहाँ आपको आत्महत्या पूछा ही नहीं है, यहाँ पूछा है खुद की हत्या करने वाला। खुद की हत्या करने वाला क्या हो जाएगा साथियों? सर खुद को बोलते हैं आत्म, हत्या करने वाला क्या होता है? अंता या घाती। आत्म अंता या आत्मघाती, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत काम की है, ध्यान रखना ये वाली लाइन। अपनी ही हत्या करने वाला आत्म अंता या आत्मघाती। कई बार आत्मघाती थैली वगैरह साइंस वगैरह में नहीं पढ़ते हो आप, तो जो अपनी ही हत्या कर ले वो क्या है? आत्म अंता। और साथियों आगे है पैर से लेकर सिर तक। सर अविभाव समास हमने बहुत अच्छे से लिख लिया। आपाद यानी पाद से यानी पैर से मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक, इसको क्या बोल देते हैं अपन? आपाद मस्तक। और आगे साथियों शीघ्र प्रश्न होने वाला है। शीघ्र का अर्थ है आशु, आशु का अर्थ क्या है? शीघ्र। और प्रश्न का अर्थ है तुष्ट होना, तो जो शीघ्र तुष्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आशुतोष। जो जल्दी से प्रश्न हो जाए, जल्दी प्रश्न हो, आशुतोष। महादेव जी को बोलते हैं साथियों, शिव जी का पर्याय है आशुतोष। देखो कानून के विरुद्ध है, अवैध, बिना वेतन का काम करे, अवैतनिक, जिसे क्षमा नहीं कर सकते हैं, अक्षम्य, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र है, जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञ है, पूरे जीवन या जीवन पर्यंत आजीवन है, अपनी हत्या करने वाला आत्महंता या आत्मघाती है, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, और शीघ्र प्रश्न होने वाला आशुतोष। नेक्स्ट आ जाओ। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो किस में विश्वास रखता हो? ईश्वर में विश्वास रखता हो। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये शब्द आपने छठी क्लास में पढ़ता है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। बहुत बेसिक शब्द है। तो जो भगवान में विश्वास रखता है साथियों, उसे क्या कहते हैं अपन? आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता है, तो नया प्लस आस्तिक क्या होता है? सर ए और ए मिलकर आ बन जाएगा नास्तिक। तो जो भगवान में विश्वास रखे आस्तिक, और नहीं रखे वो नास्तिक। साथियों जो इंद्रियों की पहुंच के परे हो, इंद्रियातीत। इंद्रिय प्लस अतीत क्या होता है? इंद्रियातीत। एक हमने पीछे अतीन्द्रिय भी पढ़ा है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, इंद्रियातीत। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो। साथियों ऋण को क्या कहते हैं? ऋण। और जिसका ऋण उतर गया, उऋण। वह जो ऋण से मुक्त हो गया है, क्या कहेंगे? उऋण कहेंगे। और पर्वत के नीचे घूम, सर ऊपर तो अध्यक्ष है, नीचे उपाध्यक्ष है, आज ही पढ़ा है, उपतय का। क्या हो जाएगा प्यारे बंधुओं? उपतय का। वह भूमि जिसमें कुछ भी नहीं उपजता हो, भाई साहब बंजर भूमि, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई भी अनाज उपजता नहीं है साथियों, उसे अपन क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं, या उसर कह देते हैं। उसे क्या कह देते हैं? उसर। जिस भूमि में कोई अनाज पैदा नहीं होता है, उसर कहते हैं। क्या कहेंगे? उसर कहेंगे। और जो इतिहास से संबंधित है प्यारे साथियों, इतिहास प्लस एक क्या होता है? ऐतिहासिक। वह जो कविता करती है, कवित्री। कविता करता है तो कवि, और कविता करती है, कविता की रचना करती है, क्या हो जाएगा? कवित्री। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज होता है मित्रों। क्या होता है? वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज। और वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। भाई साहब जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान है, जगत यानी संसार, बाहरी जगत का ज्ञान ही नहीं है, अनभिज्ञ है, अनजान है, मतलब ये कुपंडु काम सुना ना, सीमित ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं मतलब बाहरी ज्ञान नहीं है उसे केवल उस कुएं का ज्ञान है। तो जो बाह्य ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जिसका ज्ञान सीमित है, उसे कहते हैं साथियों कूप मंडूक। क्या कहते हैं? कूप मंडूक। वापस रिपीट करो। ईश्वर में विश्वास रखता हो, सर आस्तिक है। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत है। जिसका ऋण उतर गया हो, उऋण है। पर्वत के नीचे की भूमि उपतय का, पर्वत के ऊपर की भूमि अधितय का। जिस भूमि में कुछ भी नहीं उपजता है, सर उसर भूमि है, बंजर भूमि है। इतिहास वाला ऐतिहासिक। कविता करती है, कवित्री। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान कुंज है। और जो बाह्य ज्ञान से वंचित है, अनभिज्ञ है, वो क्या है साथियों? उपमंडूक। नेक्स्ट आओ, आराम से लेके समझो इन शब्दों को, करो भाई। वे जो किए उपकार को माने कृतज्ञ है। जो किए गए एहसान को मान लेता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? कृतज्ञ। जो एहसान को मानता हो, उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। जो कीटाणुओं को मारे, सर कीटाणु को कहते हैं कर्मी। क्या कहते हैं? कृमि। और जो खुद को मारे वो तो आत्मघाती, आत्महंता। तो जो कीटाणुओं को मारे उसे कहते हैं मित्रों कृमिघन। क्या कहते हैं? कृमिघन। और जो क्षण में नष्ट हो जाए उसे कहते हैं मित्रों क्षणभंगुर। जैसे मनुष्य जीवन क्या है? पानी का बुलबुला है, क्षणभंगुर है, यानी नाशवान है साथियों। कैसा है? नाशवान है, क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, नाशवान। और नाशवान का विलोम पता है आपको? नाशवान का विलोम, नाशवान जिसका नाश होना तय है, जो क्षणभंगुर है वो है नाशवान, और इसका विलोम है शाश्वत।
जो चीज हमेशा रहे, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, वो है शाश्वत। तो क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर या नाशवान, क्षमा करने योग्य सम्य कहलाता है। और अभी पीछे हमने पढ़ा जिससे क्षमा नहीं किया जा सके अक्षम्य कहते हैं साथियों। चक्र है पानी में जिसके, विष्णु भगवान को कहते हैं चक्र पाणी, पानी यानी हाथ चक्र, चक्र है पानी में जिसके, कृष्ण या विष्णु चक्र पाणी। चार भुजाएं हैं जिसके, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला क्या कहलाता है, चतुर्भुज। विष्णु का पर्यायवाची है, चार है भुजाएं जिसके, भाई चतुर्भुज हो जाएगा साथियों। सबसे खतरनाक वाला वाक्य अब आएगा आपके, ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो। गद्य मतलब पार टाइप हो और पद्य यानी कविता टाइप हो। तो जो गद्य टाइप और पद्य टाइप मिक्स हो उसे कहते हैं मित्रों चंपू काव्य। क्या कहते हैं, चंपू काव्य। ध्यान रखना, बहुत तगड़ा शब्द है चंपू, चंपू से आता है। जिसमें गद्य पद्य का मिक्सर हो उसे साथियों क्या कहते हैं, चंपू कहते हैं। वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। भाई ऐसी कुछ बातें होती है जो हम पीढ़ियों से करते आ रहे होते हैं, जिनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, यानी जो जनश्रुतियाँ हैं, लोगों से बस सुनी सुनाई ढर्रे पे चल रहे हैं, क्या होती है, जनश्रुति। वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा, सर जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। और जानने का इच्छुक जिज्ञासु, जानने का इच्छुक क्या कहलाएगा, जैसे पीने की इच्छा पिपासा, पीने के इच्छुक पिपासु, ऊ जोड़ दो। जिसकी जानने की इच्छा है जिज्ञासा, और जानने के इच्छुक है उसे क्या बोल देते हैं साथियों, जिज्ञासु। क्या बोल देते हैं, जिज्ञासु। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बातें, यहाँ तक की बातें सबके क्लियर है क्या। तो रिपीट करो, किए गए उपहार को मान ले कृतज्ञ, जो कीटाणुओं को मार दे कर्मिघन, जो क्षण भंगुर है, क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर नाशवान, क्षमा करने वाला, क्षमा करने लायक है तो क्षम्य, और क्षमा करने लायक नहीं है तो अक्षम्य। चक्र है पानी में जिसके, चक्र पाणी। और चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं हैं इसकी, इसको क्या बोल देंगे, चतुर्भुज। और गद्य पद्य वाली रचना सबसे इंपॉर्टेंट है चंपू। और जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं हो ऐसी बातें जनश्रुति कहलाती है। जो परंपरा से सुनी आ रहे हैं वो अनुश्रुति है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जानने की इच्छुक जिज्ञासु है। ठीक है बातें यहाँ तक की। चलिए नेक्स्ट आइए, वह जिसमें बाण रखे जाते हैं साथियों। कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर बाण रखे जाते हैं, जैसे आपने कोई महाभारत वगैरह या रामायण वगैरह में देखा होगा कि वो धनुष पीछे यहाँ से बाण निकालता है, धनुष की प्रत्यंता पे चढ़ाता है। तो ये वाला जो है ना पीछे जहाँ यहाँ पर अपने लगाते हैं, क्या होता है, ये तर्कस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, तर्कस कहलाता है। तर्कस, वह जिसमें बाण रखे जाते हैं, तर्कस या तोणीर कहते हैं इसे, तर्कस या तोणीर। वह जो तीन कालों की बात जानता है, तीन कालों की बात जानता है। तो सर तीन काल को, तीन को क्या कहते हैं, त्रिकाल की बातों को जानता है, मतलब ज्ञ, त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों की बात जानता है, क्या कहलाता है साथियों, त्रिकालज्ञ कहलाता है आपके। आगे देखो, वे जो तीनों गुणों से, तीन गुण होते हैं आपके, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ठीक है। तो वे जो तीनों गुणों से परे हो, तीन गुणों से क्या हो, परे हो। तो परे के लिए जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। तो जो तीनों गुणों से परे हो, गुणों से परे हो, वो क्या है, गुणातीत। और जो तीनों गुणों से परे हो उसे क्या कहते हैं मित्रों, त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से परे हो, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से परे हो, क्या कहलाता है साथियों, त्रिगुणातीत कहलाता है। 3 महीने में एक बार, 7 दिन में वाला साप्ताहिक, 15 दिन वाला पाक्षिक, महीने में एक बार मासिक, 6 महीने में एक बार षणमासिक, अर्धवार्षिक, और जो वर्ष में एक बार वार्षिक। तो साथियों जो 3 महीने में एक बार होता हो तो उसे त्रिमासिक मत कर देना। ये सब शुद्धि का प्रश्न है, ध्यान रखना। शब्द आता है त्रैमासिक, तो 3 महीने में एक बार होता है उसके लिए क्या शब्द आता है, त्रैमासिक। ध्यान रखना भाई, त्रैमासिक, 3 महीनों में एक बार हो, त्रैमासिक। वह जिसके 10 मुख हो, मुख को आनंद कहते हैं सर, तो बिल्कुल जिसके 10 मुख हो उसे दशानंद कहते हैं प्यारे बंधु। क्या कहते हैं, दशानंद। जिसके 10 मुख हो दशानंद। दशानंद कौन है, रावण, बहुव्रीहि समास बार्य था ना, 10 है आनंद जिसके। वह जिसके 10 कंधे हो, वह जिसके क्या हो, 10 कंधे हो, उसे कहते हैं मित्रों 10 कंध। 10 कंधे हो उसे क्या कहते हैं, 10 कंध कहते हैं। जिसके 10 कंधे हो 10 कंध कह देंगे। क्या कह देंगे, 10 कंध। जिसके 10 कंधे हो उसके लिए शब्द आता है अपने पास में 10 कंध। साथियों आगे, जिसे लांघना कठिन हो, देखो मैंने पहले कहा था जिसको भेद नहीं सकते अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य। तो जिसे लांघना कठिन हो तो दुर प्लस लांघ्य, दुर प्लस लांघ्य। जिसे लांघना कठिन हो क्या कहलाता है, दुर प्लस लांघ्य, दुर्लांघ्य। तो मित्रों ये आधार है, आगे लय पे आ जाएगा और हमारे पास शब्द बन जाएगा दुर्लांघ्य।
जिसे लांघना कठिन हो दुर्लांघ्य कहलाता है। जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य, जिसे भेदा जा सके भेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सके अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य। और साथियों, जिसका दमन करना कठिन हो, दमन किया जा सके सर दमनीय, जिसका दमन कर सकते हैं वो तो क्या है दमनीय, और कठिन है दमनीय तो दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, जिसका दमन न किया जा सके, ध्यान रखो, जिसका दमन नहीं कर सकते अदमनीय, जो जिसका दमन कर सके दमनीय, और जिसका दमन कठिन है दुर, कठिन के लिए दुर जोड़ दो। जिसे भेदा जा सके भेद्य, जिसे भेदना न जा सके अभेद्य, और जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य। समझ गए बात? एक बार बात तो देखो, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे कहते हैं तर्कश या तुणीर। तीन कालों की बात जानता है त्रिकालिक कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे है तो आपके त्रिगुणातीत कहलाएगा। जो 3 महीने में एक बार होता है आपके त्रैमासिक है, 10 मुख है, दशानन है, जिसके 10 कंधे है, 10 कंध है, और जिसे लांघना कठिन है दुर्लांघ्य है, भेदना कठिन है दुर्भेद्य है, और जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय है। एक बार ऑफ करो, ठीक है? तो इनका आप रिपीट करो आप, ठीक है? अरे यार, तो प्यारे बंधुओं, यहाँ तक की बातें रिपीट है, एक बार और चाहो तो और कर लो। जिसमें बाण रखे जाते हैं तर्कश, 3 कालों की बात जानता है त्रिकालिक है, तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत, 3 महीने में एक बार होता है, त्रैमासिक, 10 मुख है, 10 आनंद, 10 कंधे है, 10 कंध, कठिन है दुर्लांघ्य, लांघना कठिन दुर्लांघ्य, जिसे भेदना कठिन दुर्भेद्य, जिसका दमन कठिन दुर्दमनीय। मित्रों आगे है जिसे पार करना कठिन हो। पार करना मतलब जिसे तैरना कठिन हो, तो तैरने के लिए भाई कठिन के लिए दूर आता है, लेकिन यहाँ दूसरा आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है विसर्ग संधिमान पढ़ा है, नमः प्लस ते नमस्ते, विसर्ग के बाद में तय आए तो से आता है। तो जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, जिसे तैरना कठिन हो दुस्तर, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है भाई साहब, नवजात, नवजात शिशु आपने सुना कि नहीं सुना? जिसका जन्म अभी अभी हुआ है क्या कहलाएगा साथियों? नवजात। जो नाशवान है, जिसका नाश होना तय है, वो क्या है? नश्वर है, क्षणभंगुर है, इसे ही बोलते हैं क्षणभंगुर, नश्वर। और नश्वर का विलोम क्या होता है? शाश्वत, जो सदैव है। आगे जो ईश्वर में आस्था न रखे, पहले हमने पढ़ा था जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जो नहीं रखता हो तो नया प्लस आस्तिक क्या हो जाएगा भाई लोगों? नास्तिक। ये 6ठी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बस एक बार बस यही है कि पढ़ लेना है। वह स्थान जहाँ पर कोई जन नहीं हो, वह स्थान जहाँ पर कोई जन नहीं हो, जन करते आदमी, और जहाँ आदमी है ही नहीं वो क्या होता है? निर्जन, यानी सुनसान एकांत। तो वह स्थान जहाँ कोई जन नहीं है क्या कहलाएगा मित्रों? निर्जन। बिना पलकें गिरे देखना। एक हमने पहले और देखा था, पलकों को बिना झपकाए एनिमेश, और पलकों को बिना झपकाए बिना गिरे देखना, एक टक देखना क्या कहलाता है मित्रों? निर्निमेश। एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है? वह जिसे बाहर निकाल दिया हो, वह जिसे बाहर निकाल दिया हो, तो भाई जिसका वास बाहर कर दिया हो, जिसे बाहर निकाल दिया हो, तो लो भाई निर्वासित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? निर्वासित। वह जिसे बाहर निकाल दिया हो मित्रों क्या कहलाता है? निर्वासित कहलाता है। जिसमें ममता ही नहीं है क्या कहलाता है मित्रों? निर्मम। ममता ही नहीं, ममतो ही नहीं है, निर्मम। और जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है साथियों तो निरक्षर, और जिसे अक्षरों का ज्ञान है साक्षर। समझ गए क्या बात को? एक बार वापस पढ़ लो। जिसे मित्रों पार करना कठिन है, जिसे तैरना कठिन है दुस्तर कहते हैं, जो अभी अभी पैदा हुआ है नवजात कहते हैं, जिसका नाश हो जाए वो नश्वर है, जो ईश्वर में आस्था रखे वो सर आस्तिक है, जो आस्था नहीं रखे वो नास्तिक है, जिधर कोई जन है ही नहीं तो नहीं है तो निर्जन है, बिना पलक झपकाए बिना पलकें गिराई देखना निर्निमेश, एक टक देखना, बाहर निकाल दिया हो निर्वासित है, और ममता से रही तो निर्मम है, और जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं हो निरक्षर है। नेक्स्ट आओ, वह जो रात्रि में विचरण करता है, रात को बोलते हैं सर निशा, और चर यानी विचरण करना। निशाचर आपको पता है, आपके चोर को भी बोलते हैं कि भाई चोर है जो कहाँ चलते हैं? रात में चलते हैं, ठीक है? चोर है, उल्लू है, चमगादड़ है, भूत है, राक्षस है, ये निशाचर कहलाते हैं। तो जो रात ये निशाचर यानी चलना, जो दूसरों का अधीन हो पराधीन, पर यानी परायों के अधीन, पर प्लस अधीन क्या होता है? पराधीन, जो दूसरों का अधीन हो पराधीन। 15 दिन में सर एक बार होता है। अरे भाई 15 महीने में 2 पक्ष होते हैं ना? अरे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, जब अपनी हिंदी में नहीं पढ़ते 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, यानी 15-15 दिन के होते हैं दोनों ही। तो 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, तो अरे ये मक्खी आज कहाँ से आ गया? देखो, वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो मित्रों उसे कहते हैं परित्यक्ता। जिसका त्याग कर दिया हो पति ने वो क्या कहलाती है मित्रों? परित्यक्ता। एक आती है
पति के स्नेह से वंचित स्त्री, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से वंचित स्त्री, पति के स्नेह से वंचित स्त्री, ये कहलाती है मित्रों दुर्भगा। क्या कहलाती है? दुर्भगा। दुर्भगा, जिसका भाग्य खराब है, दुर्भगा, जिसके पति के स्नेह से वंचित है, दुर्भगा। ठीक है, तो जिसके पति ने छोड़ दिया है, परित्यक्ता। एक इससे स्त्री से मिलता जुलता शब्द है अरे, प्रेमिका का प्रेमी से मिलना, प्रेमी से मिलना, प्रेमी से छिप कर मिलना, प्रेमिका के द्वारा प्रेमी से छिप कर मिलना क्या कहलाता है? तो अभिसार। क्या कहलाता है? अभिसार। प्रेमी से मिलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? अभिसारिका। प्रेमी से मिलने वाली स्त्री, मिलने वाली स्त्री क्या कहलाती है साथियों? अभिसारिका। प्रेमी से मिलना अभिसार और प्रेमी से मिलने वाली अभिसारिका। ये शब्द मैंने आपको युगम शब्दों में, अरे यार डबजा, युगम शब्दों में भी बताया था साथियों। जब हमने युगम शब्द पढ़ा ना, तो हमने पढ़ा था अभिसार और अभिसार। तो मैंने कहा था देखो, प्रेमी से मिलना तो है अभिसार, मिलना छोटी बात है, लेकिन पकड़े गए तो आक्रमण हो गया ना, वो बात फिर बड़ी हो जाएगी। अभिसार बड़ा है, ई मात्रा बड़ी है तो क्या है? आक्रमण। ये हमने युगम शब्द पढ़ा है। तो प्रेमी से मिलने वाली स्त्री अभिसारिका, प्रेमी से मिलना अभिसार। अब जो चांदनी रात में मिलती है प्रेमी से, अरे यार डबजा यार, क्या कर रहे थे? तो चांदनी रात में जो मिलती है ना, तो चांदनी पक्ष को क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल प्लस अभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका, शुक्लाभिसारिका। और साथियों जो अंधेरी रात में प्रेमी से मिलने जाती है, तो अंधेरी रात वाली को क्या बोलते हैं? कृष्णाभिसारिका। कृष्ण पक्ष तो कृष्ण प्लस अभिसारिका, कृष्णाभिसारिका। ये कुछ एक बातें हैं, हल्की फुल्की बातें हैं। प्रेमी से मिलना अभिसार, मिलने वाली स्त्री अभिसारिका, चांदनी वाली शुक्लाभिसारिका, अंधेरी वाली कृष्णाभिसारिका, हल्की फुल्की बातें हैं, बस ध्यान रख लेना आप। तो वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। परिश्रम के बदले दी गई राशि। सर परिश्रम में एक प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या बनता है? परिश्रम, और एक ये आप बन जाएगा पारिश्रमिक। मेहनत के बदले जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं साथियों? पारिश्रमिक। दोपहर के पहले, भाई दोपहर के पहले का समय क्या कहलाता है? तो इधर आओ, दोपहर का अर्थ है 12 बजे, दोपहर भी सही है, 12 बजे का टाइम, दिन के बीच का टाइम मध्याह्न, मध्य प्लस एन, एन यानी दिन। दोपहर से पहले का समय है तो पहले को बोलते हैं पूर्व, पूर्व प्लस एन, पूर्वान। दोपहर के बाद का समय अपर, अपर यानी बाद का, अपराह्न। आगे बढ़ के बात आ रही है, पूर्व यानी पहला, अब मध्य यानी बीच का, अपर यानी बाद का। तो देखो दोपहर से पहले का समय है ना, तो क्या हो जाएगा? पूर्वान हो जाएगा, पूर्वान। अब है आधा है तो आप ऊपर भी लिख सकते हो, पूर्वान। ठीक है। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, खतरनाक प्रश्न है। वह जो शीघ्र उत्पन्न, जिसकी मति, मति किसको बोलते हैं? बुद्धि को। जो शीघ्र उत्तर रखने की बुद्धि रखता है, तो मति यानी बुद्धि, उत्पन्न और प्रति यानी जल्दी। जिसकी बुद्धि बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाए, यानी जो हाजिर जवाबी हो, जिसकी बुद्धि शीघ्र उत्तर देने वाली है, उसे कहते हैं मित्रों प्रति उत्पन्न मति। क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्न मति। अरे क्या कर रही है बाकी, तो मर जाएगी देख। प्रति उत्पन्न मति क्या कहेंगे इसे? प्रति उत्पन्न मति, प्रति उत्पन्न मति। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है उसे कहते हैं प्रति उत्पन्न मति। वह जो दिखने में प्रिय लगे, तो प्रिय दिखने वाला क्या होता है मित्रों? प्रियदर्शी। और महिला के लिए प्रियदर्शिनी हो जाएगा। और जो बहुत कुछ जानता है मित्रों, जो बहुत जानता है ना, बहु यानी बहुत, ज्ञ यानी ज्ञ, बहुज्ञ, या इसे ही कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बहुत जानता है मित्रों क्या कहलाता है? बहुज्ञ कहलाता है आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिपीट कर लो बोली। वह जो रात्रि में उच्चारण करता है, निशाचर। दूसरों का दिन है, पराधीन। 15 दिन में एक बार है, पाक्षिक। जिसके पति ने छोड़ दिया है, आपके परित्यक्ता। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, उधर आगे पढ़ा है, दुर्भगा। प्रेमी से मिलने वाली अभिसारिका। चांदनी पक्ष, चांदनी रात में मिलने वाली शुक्लाभिसारिका। अंधेरी रात वाली कृष्णाभिसारिका। परिश्रम के बदले दी गई राशि, पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय सर, पूर्वान। शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि, प्रति उत्पन्न मति। दिखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। और जो बहुत कुछ जानता है, बहुज्ञ। क्लियर? आगे आओ। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाई साहब भाषाविद। जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं साथियों? अपन भाषाविद। वह जो किसी के मर्म को जान ले, मर्म को जानने वाला क्या होता है मित्रों? मर्मज्ञ। क्या कहलाता है? मर्मज्ञ।
वह जो मास मतलब महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक। जो महीने में एक बार हो मासिक, जैसे कोई मासिक पत्रिकाएं वगैरह भी आती है। जो कम बोलता है, मित यानी कम, बोलना यानी भाषी, मितभाषी यानी कम बोलना। अब अपने यहाँ पे अरे डबजिया यार तो क्या करिए, मितभाषी। तो मितभाषी का अब अपन देखेंगे विलोम। क्या देखेंगे? विलोम। मितभाषी वो है जो कम बोलता है। मित वही हमने पढ़ा पीछे, मित वही कम खर्च करना, अब वही ज्यादा खर्च करना। तो मितभाषी कम बोलता है। इसका ऑपोजिट क्या होता है? मितभाषी का विलोम। साथियों, मितभाषी का विलोम होता है वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है, जो बातूनी है। वाचाल यानी बहुत अधिक। वाचाल या बातूनी का विलोम मूक भी होता है। मूक यानी गूंगा, जो बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने पास शब्द है जो बहुत कम बोलता है, उसके लिए क्या हो जाएगा? मितभाषी। सर जो कम खर्च करता है, मितभाषी। पीछे आया था अधिक खर्च करता है, अब वही। और जो कम खर्च करता है, मित वही, यानी जो सोच समझ कर खर्च करता है। वह जो खुले हाथ से दान करे, सर खुले को बोलते हैं मुक्त, और हाथ को बोलते हैं हस्त। जो खुले हाथ से दान करे उसे बोलते हैं मुक्त हस्त। मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, मुक्त हस्त। जो खुले हाथ से दान करे क्या कहलाता है? मुक्त हस्त। आगे हो, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। भाई साहब, जिसने मृत्यु को ही जीत लिया हो, मृत्युंजय। शिव जी का पर्यायवाची हालांकि ये मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया मित्रों, उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय। अब ये अवयव भाव वाले उदाहरण आगे देखो। यथा नहीं आता, यथा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथादेश, आदेश के अनुसार। तो कर्म के अनुसार यथा कर्म, जहां तक संभव हो यथा संभव, यानी जितना संभव हो उसे क्या कहते हैं? यथा संभव। कि भाई मैंने तो यथा संभव प्रयास किया, जितना संभव था उतना क्या कर लिया है साथियों? प्रयास कर लिया है। तो देखो, भाषा का पूरा ज्ञान है, भाषाविद है। मर्म को जान ले, मर्मज्ञ है। महीने में एक बार हो, मासिक। कम बोलता है, मितभाषी। कम खर्च करता है, वह यानी खर्च करना, कम खर्च करना, मितव्ययी। खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त। मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। कर्म के अनुसार यथा कर्म, और जितना संभव हो यथा संभव। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार को क्या बोलते हैं साथियों? यथा शक्ति। शक्ति के अनुसार। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। भाई साहब देखो, एक शब्द है मित्रों, प्रतिष्ठा। प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। व्यंजन संधि का उदाहरण है। इष्ट है वो तो इष्ट बनता है, पढ़ा होगा। प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा में इत जोड़ दूं तो बनता है प्रतिष्ठित। क्या बनता है? प्रतिष्ठित। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आगे लब्ध जोड़ दूं ना, तब ये प्रतिष्ठित नहीं रहेगा। ये शब्द गलत है। शुद्ध होता है लब्ध प्रतिष्ठित। क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठित। अरे प्रतिष्ठित नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, इतना ही बनेगा, लब्ध प्रतिष्ठ। ये शुद्ध है। खतरनाक चीज है, ध्यान रखना। प्रतिष्ठा सही है, प्रतिष्ठित सही है, लेकिन लब्ध जोड़ देना तो फिर प्रतिष्ठित नहीं रहेगा, इत हटेगा, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। ये शब्द शुद्ध है, ध्यान रखना साथियों, बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना। तो प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, लब्ध प्रतिष्ठ। बालक को सुलाने के लिए जो गीत गाते हैं वो क्या होता है? लोरी। लला लला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पता, ऐसी कुछ चीजें आपने पढ़ी होगी साथियों। तो लोरी। वह जो वर्णन से परे हो, परे के लिए इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। तो बस इंद्रिय प्लस अतीत। इसी तरह जो वर्णन से परे हैं, वर्णन प्लस अतीत क्या होता है मित्रों? वर्णनातीत। वह जो बहुत ज्यादा बोलता है, सर अरे सर हमने अभी पढ़ा, ज्यादा बोलता है वो वाचाल, बातूनी, और कम बोलता है वो मूक। तो वाचाल या बातूनी। वाचाल का विलोम क्या होता है मित्रों? मूक। माता पिता का संतान के प्रति जो प्यार होता है साथियों, माँ बाप का जो अपने बच्चों के प्रति प्यार है, क्या कहलाता है? वैसे वात्सल्य। वात्सल्य। माता पिता का संतान के प्रति प्यार वात्सल्य हो जाएगा। वात्सल्य। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी का वातावरण। भाई एसी, एसी ठीक है, चाहे वो तो आप गर्म माहौल करो चाहे ठंडा करो, आपको जितना कूल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना माहौल बना सकते हो। तो जो वातानुकूलित है, वातानुकूलित, वातानुकूलित क्या होता है साथियों? वातानुकूलित, तो वातानुकूलित होता है आपके गर्मी और सर्दी का इच्छा अनुसार वातावरण है, वो वातानुकूलित है। जो वर्ष में एक बार हो, अरे सर ईयरली, वार्षिक परीक्षा, वर्ष में एक बार हो वार्षिक। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो मित्रों, विदुर।
और जिसका पति मर गया हो विधवा। ठीक है, तो विधवा का ऑपोजिट है विदुर। देखो, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त होती, लब्ध प्रतिष्ठित, बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है, वर्णन से परे वर्णातीत, जो बहुत ज्यादा बोलता है वाचाल, यही फर्स्ट पीरियड में ध्यान रखना है। आ जाओ आगे। तो माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य है। तो गर्मी सर्दी का अनुकूलित वातानुकूलित, वर्ष में एक बार वार्षिक, और जिसकी पत्नी मर गई है विदुर। नेक्स्ट आ जाओ मित्रों, वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, जो विषय विशेष का ज्ञाता है भाई, विशेषज्ञ है भाई साहब, ये तो हमारे इस भाषा के विशेषज्ञ है या इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ, विषय विशेष का ज्ञान हो, विशेष विषय विशेष का ज्ञाता हो, तो विशेष जिसे जानकारी हो विशेषज्ञ या विज्ञ भी कह सकते हैं। वी का तात्पर्य भी यहाँ पर है विशेषज्ञ और ज्ञान, ज्ञान, जिसे विषय विशेष का ज्ञान हो विशेषज्ञ कहलाता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो वेदज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों का ज्ञान हो तो वेद प्लस ज्ञ, ज्ञ यानी ज्ञानी बाबा, जो वेदों को जानता है उसे क्या कहेंगे साथियों? वेदज्ञ कहेंगे। जिससे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं अपन? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। इंपॉर्टेंट शब्द है व्याकरण, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट शब्द है। जो व्याकरण का ज्ञाता है, जिसे व्याकरण की जानकारी हो, वो व्याकरण होता है साथियों। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। ये शब्द की संरचना को ध्यान रखना, व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वे हथियार जो सर हमने पढ़ा, ये अस्त्र कि सर ऐसे बनता है, तो ये त्रिशूल है, जो फेंक के चलाए जाते हैं वो तो है अस्त्र, और हाथ में पकड़ करके चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों? शस्त्र। और मित्रों, जो शत्रु को मारने वाला है वो क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। और जो कीटाणुओं को मारता हूँ कर्मीघन। ये चीजें हमने पहले ही पढ़ी है। और जो मित्रों छूत से यानी छूने से, स्पर्श से जो बीमारी फैलती है क्या कहते हैं? वो संक्रामक बीमारी है सर। कैसी बीमारी है? संक्रामक, जो छूने से फैलती है, छूत से फैलती है। और सर हुए जो सबको समान रूप से देखता है, लो भाई समान रूप से सर, सम देखने को कहते हैं दर्शी। वह जो सबको समान रूप से देखता है क्या कहलाता है? समदर्शी। और उसी समय घटित होने वाला, जैसे मैं कहूँ महाराणा प्रताप के समय कौन दिल्ली का बादशाह था, तो सर उसी समय घटित होने वाली बातें को कहते हैं समकालीन। यानी प्रताप के समकालीन कौन थे? तो अकबर थे। इसी तरह से एक ही समय से संबंधित है। देखो ध्यान रखना, समकालीन थे। अरे डब जा यार, कर क्यों? अरे क्या रहा है तू? मैं बखी तो यार मर जाएगी आज। हाँ क्या है? कहाँ दबा दिया तूने? साइड में चलो अपने इसको वापस ले देते हैं। जो उसी समय यानी जैसे प्रताप के, मैंने क्या कहा, समकालीन कौन थे? अकबर थे। तो इसी तरह से एक ही समय संबंधित भाई, आज जो समय चल रहा है, अभी अपन जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? समसामयिकी। तो एक ही समय यानी समान समय है, उससे संबंधित है, तो उसे कहते हैं समसामयिक। क्या कहते हैं साथियों? समसामयिक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। उसी समय जैसे प्रताप के समय यानी प्रताप के समकालीन, तो समकालीन हो जाएगा। एक ही समय से संबंधित है, समसामयिक हो जाएगा। चलो रिवीजन कर लो एक बार। जो विषय विशेष का ज्ञाता है साथियों, विशेषज्ञ। जिसे वेदों की जानकारी है, वेदज्ञ। व्याकरण का ये शब्द इंपॉर्टेंट है, व्याकरण। हथियार जो हाथ से पकड़ के चलाए जाते हैं, शस्त्र। जो फेंक के चलाए जाते हैं, अस्त्र। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। कीटाणु को मारने वाला कृमिघन। छूत से फैलने वाला, छूने से फैलने वाला संक्रामक रोग होता है। समान रूप से देखना, समदर्शी। उसी समय समकालीन, और एक ही समय वाला समसामयिक। नेक्स्ट आ जाओ। और ये अपने अंतिम स्लाइड में अपन आ गए हैं भाई, बहुत अच्छे से लेके, बस 2-4 शब्द आपको ध्यान रखना है भाई। जो समान आयु का हो, समवयस्क कहते हैं। समवयस्क, जिसकी उम्र समान है, क्या कहलाता है साथियों? समवयस्क। क्या हो जाएगा? समवयस्क। जो सब कुछ जानता है, सर सर्व यानी सब कुछ, ज्ञ यानी जानकार। देश का शासन चलाने के लिए नियमों की पुस्तक सर, सम प्लस वी प्लस धान क्या होता है? संविधान। तो देश का शासन चलाने वाली पुस्तक पूछा है ना, तो नियम कानून कायदे वाली पुस्तक को क्या कहते हैं अपन? संविधान। और जो मित्रों अपने आप पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर भारत, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आत्मनिर्भर भारत, जो अपने आप पर निर्भर हो, तो अवलंबी सारा निर्भर, और जो स्वावलंबी है 100 प्लस अवलंबी, वो क्या हो जाता है?
स्वावलंबी, जो अपने आप पर निर्भर हो। तो साथियों, आज की क्लास में हमने कुछ अन्य शब्द भी सीखे हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें तो मैंने सारे आपको करवाई दिए हैं। एक बार आप इतनों को बहुत अच्छे से लेकर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, और वोकैब में अपनी ओर से और एफर्ट लगाने का प्रयास कीजिए। जितने ज़्यादा आप एकल शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, अब देखो मैंने यहाँ लिखा तो दिया, मैं क्या प्रैक्टिस करूँगा, लेकिन देखो ये एक चीज़ होती है, सुनी हुई बातें हमेशा अधिक याद रहती है। हालांकि आप भी जानते हैं, आपके और भी मित्र कहीं और भी पढ़ रहे हैं, तो देखो ये चीज़ें कई बार संस्थान में करवाई भी नहीं जाती है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास जो भी विद्यार्थी आया है, जो उम्मीद के साथ आया है, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ, अच्छे से लेके प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने आपके सरकारी स्कूल वाले बुकों के तो सारे करवाई दिए हैं, और भी देखो समान आयु का है, समय सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, इनको याद करना है तो ऐसे याद कर लो। जो समान आयु का है, समवयस्क, जो सबको जानता है, मतलब याद करने का आप प्रयास करो अपनी ओर से। क्या आप याद कर सकते हो? तो सर सर्व यानी सब कुछ, ज्ञानी जानकार, सर्वज्ञ, देश का शासन चलाने वाली किताब, संविधान, अपने आप पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर, ठीक है, स्वावलंबी, बहुत नॉर्मल बातें हैं साथियों। तो इस प्रकार से आप पहले तो ये इतने सब तैयार करें जो आज क्लास में पढ़े। मैंने ये मेरी ओर से टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब एक बार इनको पढ़ें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, ठीक है। कोई दिशा वगैरह की पीओई की बुक अपने पास रखो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप लोग सर बुक रखें तो आपका क्लास में क्या हुआ, क्लास में मैं पूरा करवा रहा हूँ, लेकिन वोकैब के लिए अपनी ओर से और एफर्ट लगाना है आपको, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी बात है आप तक बहुत अच्छे से लेके पहुँच पा रही है और आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे साथियों। तो चलिए फिर हम एक आध टॉपिक बचा हुआ है लोकोक्त तुम्हारे, उसके साथ मिलते हैं। बाकी स्वस्थ रहें, कंटिन्यू लगे रहिए साथियों। चलिए तो बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।